Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the chapter 7 of class 8th NCERT Science Conservation of Nature. So let's start explaining the conservation of plants and animals. Deforestation. Deforestation is the process of clearing of forest in order to use the land for industrial, agriculture and other purposes. डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि लैंड को क्लियर करना और वो लैंड को इंडस्ट्रियल के उससे या एग्रीकल्चर के लिए यूज करना. कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन. The first one is natural causes, and natural causes is of two types. The first one is forest fire and second one is severe droughts. Second, man-made causes. Using land for agriculture purposes. जब हम agriculture purposes के लिए land use करते हैं तो you should have to clear the forest. आपको जो forest land है उसको clear up करना पड़ता है. Second, rapid urbanization. आजकल बहुत तेजी से जो विलेज एरियाज हैं वो सिटी एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं. उसके लिए आपको फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी और बाकी भी जितनी भी चीजें आपके सिटीज में होती हैं वो वहाँ पे अवेलेबल करानी होगी जब वो विलेज एरियाज आपका सिटीज एरियाज में कन्वर्ट होगा. थर्ड, प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर. हम क्या करते हैं, फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट है तो हम फॉरेस्ट को कट देते हैं. कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. First, increase in the level of carbon dioxide in atmosphere which leads to a global warming. जैसे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है. सेकेंड, लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. क्योंकि आपको पता है जो ट्रीज होते हैं और प्लांट्स होते हैं दे कैन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. जो अंडरग्राउंड जो वाटर जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स और ट्रीज हेल्प करते हैं. और अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो होगा वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा. थर्ड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल एंड टेम्परेचर. जो पॉपुलेशन लेवल है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज देयर आर नो मोर ट्रीज फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन के लिए वहाँ पे कोई भी ट्रीज प्रेजेंट नहीं है. फोर्थ, डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब आपको पता है रेनफॉल लाने के लिए भी आपके जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को उपजाऊपन बनाने के लिए भी आपके प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्पफुल होते हैं बिकॉज दे कैन प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड ह्यूमस मेक द सॉइल fertile. But if no plants were there, so the decrease in fertility of soil will take place. जो fertility है soil की वो क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी अगर वहाँ पे कोई भी plants present नहीं है. Fifth, increase in frequency of droughts and flood. तो droughts सूखा पड़ने की जो frequency है, flood मतलब बाढ़ आने की जो frequency है वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Because the roots of the trees can hold the soil. ये क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. बट अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा एंड दे विल कॉज द फ्लड इन सच सिचुएशंस. डिसर्टिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स. आजकल क्या हो रहा है, जो फर्टाइल लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वो डेजर्ट लैंड्स में कन्वर्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज अ स्पीशीज रिचनेस ऑफ द बायोस्फीयर. बायोडाइवर्सिटी को अगर अपन सिंपल वन लाइन में बोले तो ये स्पीशीज रिचनेस है. वहां पे कितनी स्पीशीज रिचनेस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कितनी वेराइटीज हैं बायोस्फीयर में, वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी. इट इज डिफाइंड एज अ नंबर
or a variety of life forms such as plants, animals, microorganism in an area. किसी एरिया में कितने नंबर में, कितनी वेराइटी में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की. It supports all the essential living resources such as wildlife, fisheries and forest. अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो जितने भी एसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज जो है, जैसे वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, उनको सपोर्ट करता है. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द नेचर. अब आपका जो डेलिकेट बैलेंस है नेचर में, उसको मेंटेन करता है कौन? फॉरेस्ट. उसको मेंटेन करने में उसकी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल डेलिकेट बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है? फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं. एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. The plants found in particular area are known as flora of that area. वो plants जो कि particular area में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरा. उस एरिया का फ्लोरा बोलते हैं. The animals found in an particular area constitute fauna of that area. वो एनिमल्स जो कि किसी पर्टिकुलर एरियाज में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फौना ऑफ दैट एरिया. उस एरिया के क्या है? फौना है. Those species of plants and animals which are found only in particular area are called endemic species. वो species plants and animals की जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, बाकी जगह नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं endemic species. A species is a group of organisms in population which are capable of interbreeding. Species क्या है? एक group of organisms है जो कि आपके capable है interbreeding के लिए, उसको हम बोलते हैं species. The animals whose number are diminishing to a level that they may face extinction are called endangered animals. वो animals जिसका लेवल इतना कम हो गया है कि कुछ दिन के बाद वो एक्सटेंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल्स टाइगर, लायन, एलिफेंट्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड by the government of India to protect endangered tiger in their natural habitat. आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसने एंडेंजर्ड जो टाइगर्स हैं उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने का एक प्लान था. द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए पर्टिकुलर हैबिटेट can be protected through special protected areas. जो फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा means plants and fauna means animals. पर्टिकुलर हैबिटेट के, पर्टिकुलर एरियाज के, उसको हम उसके ही नेचुरल प्रोटेक्टेड एरियाज में उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं. Protective areas. A protective areas is a clearly defined geographical space which is recognized and managed by government to achieve the long-term conservation of nature, cultural and preserve ecosystem. Protective areas वो geographical space का recognized and मैनेज्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपके लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, नेचर का, कल्चर का एंड इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड आर प्रोवाइडेड विद सुटेबल लिविंग कंडीशंस. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो प्लेस होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, हंटिंग से बचाया जाता है और उसको एक सुटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल मधु
Malai Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu and Chilka Bird Sanctuary in Orissa. अब मधुमलाई वर्ल्ड सेंचुरी आपकी तमिलनाडु में है और चिल्का बर्ड सेंचुरी आपकी ओडिशा में है. नेशनल पार्क्स, these are the area reserved for wildlife where they can freely use the habitat or natural resources. They are maintained and preserved by the government for the public to visit. नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं मेनली आपके वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं जहाँ पे ये अपना फ्रीली हैबिटेट्स को यूज कर सकते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी यूज कर सकते हैं और उनको मेंटेन किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आपके पब्लिक के विजिट के लिए भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रैदम्बोर नेशनल पार्क इन राजस्थान में है ये. कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. आपसे पूछ सकता है कि जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन है? तो सतपुरा नेशनल पार्क. Biosphere reserves. It is a large protective land for conservation of wildlife, plants and animal resources and the traditional life of the tribal groups living in areas. जो बायोस्फीयर रिजर्व है वे एक लार्ज प्रोटेक्टिव लैंड्स होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स को, एनिमल रिसोर्सेज को और जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल ग्रुप्स की. ट्राइबल ग्रुप्स मतलब आदिवासी पीपल्स की जो कि लिविंग करे उस एरिया में, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. रेड डाटा बुक. इट इज अ सोर्स बुक मेंटेन्ड बाय IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. इसमें आपको IUCN का फुल फॉर्म आ सकता है. What is the full form? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. रेड डाटा बुक एक बुक है जिसको कौन मेंटेन करता है? IUCN. It keeps a track record of various endangered species of plants and animals. जो endangered species हैं जिनका नंबर कम हो रहा है और कुछ दिन के बाद वो एक्सटेंड हो जाएंगी, उसका जो रिकॉर्ड है हम रेड डाटा बुक में रखते हैं. Migration. It is a movement of birds and animals from their original habitat to other places at a particular time. अब आपने देखा है बर्ड्स एंड एनिमल्स में मूवमेंट होता है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस से अदर प्लेसेस में मूव हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में. Migratory birds fly to distant area every year during a particular time because of climatic changes. Their original habitat become very cold and inhospitable, lack of food availability. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो बहुत डिस्टेंस प्लेसेस तक मूव करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस के कारण उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है या कोल्ड हो गया या बहुत ज्यादा हॉट हो गया है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो फूड अवेलेबिलिटी है वो प्रेजेंट नहीं है. Numerous migratory birds including ducks, geese, flamingos, crane fly to India every year. आप एवरी ईयर देखोगे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल है डक्स हैं, गीज हैं, फ्लेमेंगोज हैं, क्रेन फ्लाइज हैं. ये हर साल अपने इंडिया में एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में आती हैं. सो इस बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. Second last topic of this chapter is recycling of paper. 1 ton of paper is made from about 17 fully grown trees. अब आपको पता है 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 fully green trees को कट करना पड़ता है.
पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट। हम पेपर को रिसाइकिल भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट एरियाज को कंजर्व करने के लिए। ईच पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 3 to 7 times। हर एक पेपर को हम 3 से 7 times रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। जब हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो वो ट्रीज को तो सेव करते हैं, उसके अलावा एनर्जी एंड वाटर को भी सेव करते हैं। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर। जब हम किसी भी चीज को रिसाइकिल करते हैं तो उसको पेपर को बनने के लिए, पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो नेचर में हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं उसके रिलीज को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कुछ अमाउंट्स तक कम कर रहे हैं। द लास्ट टॉपिक इज reforestation. Restoring of destroyed forest by planting a new trees is called reforestation. जब हम कोई destroyed forest है, साफ हो गया है जंगल, वहां से हमने कट कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, और जब हम उसको फिर से रीस्टोर कर रहे हैं, वहां से फिर से प्लांट्स, न्यू प्लांट्स, ट्रीज लगा रहे हैं और ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, वो कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। इट हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो रिफॉरेस्टेशन है वो आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। Here I can explain all the topics or the content coming under this topic. If you like the notes and the explanation, please subscribe my channel and comment your doubt for doubt clearing sessions.